अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप तमाम हजरात बाफियत होंगे और माह रमज़ान की बरकतें हासिल कर रहे हों। मेरा नाम हारून रशीद और मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इंशा के फर्स्ट वेबिनार में ऑन द टॉपिक ऑफ हलाल इन्वेस्टमेंट। सो आप सोच रहे होंगे मैं अचानक आते ही और हलाल इन्वेस्टमेंट की बात क्यों करने लगा। सो आई वांट टू लेट यू नो दैट वी आर ए टीम ऑफ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और हमारा ये काम है कि हम आपको बताएं कौन से स्टॉक हलाल हैं और कौन से नहीं फॉर इन्वेस्टमेंट। सो विदाउट फर्दर डिले आई वांट टू लेट यू नो दैट ये हमारा पहला वेबिनार है जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो काम कैसे करता है, वाई हलाल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी एज ए मुस्लिम, हलाल इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, वो टूल्स क्या क्या हैं और हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं जिनको यूज करके आप बहुत ही इजीली हलाल इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सकते हैं। Let's start our webinar session. And before going in the webinar session in detail, I want to let you know that आज का webinar divide किया है into the four session. The first session is taken by our हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मुफ्ती कराम, ताकि हमें मालूम हो कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग से पहले हमें ये बात मालूम हो जाए कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है इन टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हलाल हलाल इन्वेस्टमेंट एज ए मुस्लिम एज ए उम्मा क्यों ज़रूरी है एंड हाउ इट हेल्प एज ए इकोनॉमिकल एज ए फाइनेंशियल इन अ कंट्री, राइट। सो इसके लिए हमारे पास है बड़े मुअज़्ज़ब और मोहतरम मुफ्ती साहब जिसका नाम है मुफ्ती अब्दुल अजीज मेमन साहब। इनके बहुत से इदारे चल रहे हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें शाया की हैं, बहुत से पैम्पलेट भी शाया किए हैं और उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। और स्टॉक मार्केट के ऊपर उनकी एक बहुत अच्छी खासी पकड़ है और उनको नॉलेज है और उन्होंने बहुत सी गाइडलाइंस जो हमारे बहुत से उलमा कराम ने मिल करके जिन गाइडलाइंस पे काम किया है उसमें हमारे मुफ्ती कराम भी हैं और उनमें उनकी बहुत ही अच्छी नॉलेज की वजह से हम उनसे जान सकते हैं कि वो कौन सी गाइडलाइंस है जिनको यूज़ करके हम हलाल इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा सकते हैं। तो हमारा पहला पहला सेशन मुफ्ती कराम साहब लेंगे। इसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन्स कैसे आते हैं, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझने के लिए हमारे पास वो एक्सपर्ट हैं मिस्टर दिलराज अहमद साहब। वो इन चीज़ों को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन द थर्ड सेशन हमारे साथ हैं मिस्टर अब्दुल अजीज साहब जो कि बताएंगे कि हलाल स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं और उनको अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए टेल्ड हैंड्स ऑन डेमो देंगे अब्दुल अजीज साहब कि फिंशा रिसर्च सर्विसेज इसमें कैसे आपको असिस्ट करेगी। इसके लिए हमारा एक ऐप है, एक वेब सर्विस है, दोनों को यूज करके कैसे आप हलाल तरीके से स्टॉक को पिक कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर द थर्ड सेशन हमारा जो फोर्थ सेशन है इज ओपन टू यू, ओपन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टू हलाल और नॉन हलाल, रिगार्डिंग टू स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग हाउ टू यूज द फिंशा रिसर्च सर्विसेज, रिगार्डिंग हाउ टू यूज द फिंशा ऐप, वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हम आगे फ्यूचर में डिलीवर करने वाले होंगे, उन तमाम सवालात से मुतालिक जो भी आपके इश्काल हैं, जो सवालात बगैर किसी हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें पूछ सकते हैं और हम ज़रूर इस बात की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाबात हम आपको दे पाएँ। नाउ द फ्लोर इज़ ओपन टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इनवाइटिंग टू मुफ्ती मुफ्ती साहब, वो आएँ और जो हलाल के कंटेक्स्ट के बारे में बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और साथियों, आप तमाम को मैं फिंशा रिसर्च के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। फिंशा रिसर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक और शेयर्स का स्क्रीनिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट इस वक्त इस हद तक फैला हुआ है कि अब उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में, शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं। तो फिंशा रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके काम करने का तरीका क्या है, मुख्तसर ये चीज़ें आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों और साथियों, जो मुसलमान इन्वेस्टर हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो लोग अपने हर मामले में, अपनी हर चीज़ में
इस्लामी शरीयत को फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। इस्लाम जो है अपने फॉलोवर्स को ज़िंदगी के हर फील्ड में और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुकम्मल रहबरी और रहनुमाई करता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हो या शादी बियाह हो, मौत मैयत हो, अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम हो, इस्लाम अपने फॉलोवर्स की मुकम्मल रहबरी करता है। रोज़ी हासिल करना, पैसे कमाना, ये इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके मुताल्लिक़ भी इस्लाम ने बहुत सारे रूल्स बयान किए हैं कि जिनके ज़रिए से आदमी अपनी जो रोज़ी कमाता है और रिज़्क़ के लिए जो मेहनत करता है, उसकी वो मेहनत गलत चीज़ में और गलत तरीक़े पर ना हो। चुनांचे इस्लाम ने कारोबार में और लेन देन में ऐसे तरीक़े बयान किए हैं जिनको हम इस्लामी कानून कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए से आदमी बातिल और हराम तरीक़े पर माल कमाने वालों में शुमार नहीं होता है। हराम और बातिल वो तरीक़े होते हैं पैसे कमाने के कि जिसके ज़रिए से आदमी को कभी खुद नुकसान पहुंचता है या दूसरों को उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, या ओवरऑल मोरल साइंस और मोरल वैल्यूज़ लोगों के अखलाक में नुकसान होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इस्लाम ने मना किया है कि भाई ये चीज़ें नुकसानदेह है आदमी के अपने लिए, दूसरों के लिए या सब के लिए नुकसानदेह है, ऐसी चीज़ों से मना किया है। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने का मतलब होता है हम किसी कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। जितने हम शेयर खरीद रहे हैं, जितने हम स्टॉक खरीद रहे हैं, उतने हिस्से के हम कंपनी के भागीदार और पार्टनर बन रहे हैं। इस्लामिक शरिया को फॉलो करने वाला जो इन्वेस्टर होगा, जो मुस्लिम इन्वेस्टर है, उसको अपने शेयर खरीदने से पहले, स्टॉक लेने से पहले ये ज़रूर देखना होगा कि जिस कंपनी में मैं भागीदार और पार्टनर बन रहा हूँ, जिस कंपनी के मैं शेयर खरीद रहा हूँ, उस कंपनी में हिस्सेदारी करना मेरे लिए एज अ मुस्लिम और एज अ इस्लामिक शरिया के फॉलोवर्स के मेरे लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। चुनांचे इस हवाले से इस्लाम ये तालीम देता है कि जिस कंपनी का कारोबार बुनियादी तौर पर गलत चीज़ों का है, उसमें एक मुसलमान इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनी है जिनका काम सूद और इंटरेस्ट पर होता है। कुरान करीम में बहुत सारी जगह पर सूद लेने और देने से सख्ती के साथ मना किया है। इसलिए इस्लाम में सूद का लेना देना, सूदी मामले में हिस्सेदार बनना, सूदी मामले में गवाह और विटनेस बनना, ये सब चीज़ें हराम है, नाजायज़ है। जिस कंपनी का काम ही सूद के लेन देन का है, जैसे फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उसके शेयर खरीदने का मतलब होता है कि हम भी सूद के लेन देन, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन में हमारा भी हिस्सा हो रहा है, जो एक मुसलमान के लिए नाजायज और हराम है। इसी तरीके से कुछ कंपनियां वो हैं जिनका काम है लेकर प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना, शराब और नशे की चीज़ें बनाकर बेचते हैं। शराब और नशा ये भी इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है, इससे बड़े नुकसानात होते हैं। मुसलमान के लिए किसी भी हाल में इसकी गुंजाइश नहीं है कि वो शराब और लिकर प्रोडक्ट्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। पहली चीज़ ये है कि एक मुसलमान को चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं हिस्सेदारी कर रहा हूँ, इसमें हिस्सेदारी करना अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया मेरे लिए जायज़ भी है कि नहीं है। दूसरे नंबर की बात कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी का काम और बिजनेस उसका बुनियादी तौर पर हलाल और जायज़ चीज़ का है,
लेकिन कंपनी अपनी किसी ज़रूरत की वजह से या बगैर ज़रूरत के कंपनी कुछ न कुछ सूदी कर्जा लेकर बैठी हुई है, या इसी तरीके से कंपनी ने अपना कुछ सरमाया जो है ये नॉन हलाल चीज़ों में भी रोका हुआ है। जैसे एफडीज बनवाई है कंपनी ने, या कंपनी ने अपना कुछ पैसा जो है किसी ऐसे सेक्टर में लगाया है जो मुसलमान के लिए नाजायज़ नहीं है। तो दूसरे नंबर पर मुस्लिम इन्वेस्टर को ये भी चेक करना होगा कि जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उसका बुनियादी कारोबार तो हलाल होना ही चाहिए। साथ साथ में इसने जो है बैंक से लोन ली हुई है और उसका कर्जा जो है सूदी कर्जा उस कंपनी का ये 30 और 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33 और 30% इसलिए बतलाया जा रहा है कि ये इतना लेवल जो है ये उलमा ने बतलाया कि ये कसरत का लेवल है, यानी जिस कंपनी का 30-33% कर्जा लोन बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड है, सूदी कर्जा है, तो ऐसा माना जाएगा कि इस कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा सूदी कर्जे में मुब्तला है। तो जैसे सूद लेना, किसी को लोन देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट वसूल करना ये नाजायज़ है, ऐसे ही किसी के पास से सूद पर कर्जा लेना और उसको इंटरेस्ट भरना ये भी नाजायज़ है। ज़्यादातर हिस्सा तो कंपनी का जो है ये इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए ऐसे स्टॉक भी खरीदना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होगा। तीसरे नंबर की चीज़ कि कंपनी ने जो कुछ एफडी करवाई थी या कुछ पैसा किसी और जगह पर लगाया था जो नॉन हलाल जगह है, नाजायज़ जगह है, वहां पर लगा हुआ जो पैसा है उससे कंपनी को जो कुछ प्रॉफिट आ रहा है, जो कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट के साथ शामिल करके अपने इन्वेस्टरों को, अपने शेयर होल्डरों को दे रही है, तो उस वक़्त शेयर होल्डर को ये भी चेक करना ज़रूरी है कि कंपनी की ऐसी जो नॉन हलाल इनकम है, जो नाजायज़ ज़रियों से आमदनी कंपनी को हो रही है, वो नॉन हलाल इनकम जो है टोटल इनकम के 5% से कम होनी चाहिए, लेस देन 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट। 5% से कम ये प्रॉफिट हुआ है तो गुंजाइश है ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने की, इस शर्त के साथ कि ये जो 5% के अंदर अंदर नॉन हलाल प्रॉफिट, नॉन हलाल इनकम इस कंपनी की हो रही है, जो शेयर होल्डरों के नाम भी जा रही है, तो वो शेयर होल्डर अपने पास ऐसी नॉन हलाल इनकम जो 5% से अंदर अंदर है, ये जितनी भी इनकम नॉन हलाल आएगी उसको वो अपने पास रहने नहीं देगा, बल्कि ये उसको डोनेट कर देगा, सदका कर देगा। तो ये तीसरे नंबर की चीज़ है। तो ऐसी कुछ कंडीशनें हैं जो स्टॉक खरीदने के लिए, जो स्टॉक देखने के लिए और शेयर खरीदने के लिए मुस्लिम इन्वेस्टर के लिए इनका ख्याल करना ज़रूरी होता है। लेकिन आम तौर से जो है, जो इन्वेस्टर होते हैं, आम तौर से जो स्टॉक खरीदने वाले लोग होते हैं, वो इन बातों का ख्याल नहीं करते हैं, वो इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। उनका हाल तो ये है कि बस जल्दी से जो स्टॉक सामने आया उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। तो इसकी वजह से मुसलमान का इन्वेस्टमेंट चाहते न चाहते हुए नाजायज़ चीज़ों में, नाजायज़ कंपनियों में हो जाता है, और इस स्टॉक के ज़रिए से, शेयर्स के ज़रिए से उसके पास आमदनी और इनकम जो है चाहते न चाहते हुए नाजायज़ तरीके की आ जाती है। ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आपको स्टॉक फाइंड करके दे, स्क्रीन करके दे, कि जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं आपको सीधा ये बतला दे कि ये हलाल है या नॉन हलाल है, ये हलाल है या हराम है। जितने इन्वेस्टर हैं, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, सारे लोगों के पास ना इतना टाइम है, ना इतना टैलेंट है कि हर कंपनी की सारी चीज़ों को डीपली स्टडी कर सके। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है कि कंपनी को स्टडी करें, क्या कंपनी का काम है, कितना उसका जो है
इंटरेस्ट बेस्ड लोन इसका कितना है, कितनी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है, कंपनी हकीकत में करती क्या है, और उसके पास नॉन हलाल इनकम के सोर्सेस क्या है, ये सब चेक करने का कोई टैलेंट नहीं है। और कुछ लोग वो है जिनके पास टैलेंट है तो टाइम नहीं है। नतीजे में जिसको जो प्रॉफिटेबल कंपनी नजर आती है उसके स्टॉक खरीद लेते हैं, जाने अनजाने में ये हराम में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिनशा रिसर्च का ये जो काम शुरू हुआ है, ये हकीकत में बहुत खुशी की बात है। इस हवाले से हमारे इस देश में एक दो प्लेटफॉर्म इससे पहले भी काम करते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्मों के बारे में पूरे तौर पर लोगों के सामने वजाहत नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके काम करने की मेथडोलॉजी क्या है, इनके शरिया एडवाइजर टीम क्या है, इसकी वजाहत लोगों के सामने पूरे तौर पर नहीं है। इसलिए बहुत सारे हमारे भारत के मुस्लिम इन्वेस्टर आज भी जो है कंफ्यूजन का शिकार है। इसलिए फिनशा रिसर्च का ये जो काम है, ये एक एतबार से हम लोगों के लिए एक नेमत है। ये एक माहिरीन की टीम है जो अपने अपने फील्ड के माहिर और टैलेंटेड लोग हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के लोग भी शामिल हैं और दूसरी फील्ड के लोग भी शामिल हैं। इनके साथ शरिया एडवाइजरी टीम ये पूरे तौर पर इनकी सारी मेथडोलॉजी को वॉच में रखे हुए हैं। ये किस तरीके से स्टॉक फाइंड करके आपको बतला रहे हैं कि हलाल है या हराम है, इसकी वॉच एक शरिया एडवाइजरी टीम कर रही है। इस टीम का एक मेंबर और इस टीम का हेड मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। तो ये एक बुनियादी प्रोसेस होती है स्टॉक को स्क्रीन करने की। तो जो हर बंदा टाइम और टैलेंट के जरिए नहीं कर सकता है, वो काम ये टीम करेगी, इनकी एप्लीकेशन करेगी, इनका बनाया हुआ सिस्टम करेगा। आपका काम ये होगा कि आप जो है इनका ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड में और एप्पल में, उसको जाकर इंस्टॉल कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके ज़रिए से आपको जब भी जिस किसी स्टॉक के बारे में, जिस शेयर के बारे में आपको मालूम करना है कि ये हलाल है कि हराम है, तो आपको फिनशा की एप्लीकेशन में जाकर सर्च करके देख लेना है कि ये स्टॉक हलाल है कि हराम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। ऐसा आप इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक मिडल है, ये एक बीच में वास्ता और जरिया है स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट को हलाल बनाने के लिए। तो इसलिए आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में आए हुए इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो हलाल की तलाश में है, जो अपने हर ट्रांजैक्शन में हलाल और हराम का ख्याल करते हैं और हलाल की तलाश में है, ऐसे तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और एज अ शरिया एडवाइज़र टीम के उसके एक मेंबर के मैं आप लोगों के सामने ये क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि फिनशा रिसर्च का जो काम है ये हमारी टीम के सुपरविज़न में हो रहा है और हमारी टीम इस पर वॉच रखे हुए है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी शरिया एडवाइजरी की जो टीम है वो, या जो टेक्निकल टीम है फिनशा की, वो आखिर सब है इंसान, और इंसानों से गलतियां ज़रूर होती है। तो ये बात हम क्लियर करते हैं कि ये जो काम हमने आपके सामने रखा है या रखने जा रहे हैं, ये पूरे तौर पर 100% सही और सच्चा हो, इसका हमारा दावा नहीं है। हमने अपने एतबार से इसको सही करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां, मिस्टेक्स और कुछ न कुछ चूक इसमें रह गई होगी। आप लोगों से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त है कि जब ये काम आपके सामने आए और उसमें आपको किसी जगह पर भी कोई भूल या चूक नज़र आ रही है, कोई गलती होती हुई नज़र आ रही है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने सजेशंस को, आपको नज़र आने वाली गलतियों को छुपाइएगा नहीं, बल्कि आप टीम को इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स है मेल के या टीम तक पहुंचाने का जो कुछ ज़रिया है, उस ज़रिए के
से आप उन तक आपका पैगाम पहुंचा दें और आपका सजेशन, आपकी तरफ से की गई निशानदही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खैर साबित होगी। इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश में रहेंगे और हर आने वाले अपडेट में ऐसी इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much, Mufti Saab, for the valuable lecture and a detailed description on the halal and haram investment. एंड मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी सीखने को मिला होगा कि हलाल इन्वेस्टमेंट के पीछे की गाइडलाइंस क्या है, वो काम कैसे करते हैं। नाउ आई एम ऑनर टू इनवाइटिंग मिस्टर दिलराज अहमद की वो आएँ और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उससे रिलेटेड अप एंड डाउन्स क्या क्या है, उनके बारे में डिटेल में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं। अस्सलामुअलैकुम। तो ये जो वेबिनार का जो पीपीटी का कंटेंट रखा गया ये था कि सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, और हम सभी को पता है ये एग्जैक्ट टाइम आया कि मार्केट को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे, इंडियन मार्केट का पोटेंशियल को समझ रहे, जिसके कारण एफआईआई लोग बाहर फॉरेन इन्वेस्टर लोग इंडिया में आ रहे हैं और यहाँ में बाइंग कर रहे बहुत सारे स्टॉक को, क्योंकि इंडिया ही इसका फास्ट चॉइस है और हम इसी टाइम में मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। और जो लोग एंट्री ले चुके हैं उनके लिए फिंशा है टाइम टू टाइम्स गाइड करने के लिए, बेस्ट रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए और इन्वेस्टर का जो पाथवे है सक्सेस तक वो डिज़ाइन करने में। तो आखिर इन्वेस्टिंग है क्या? अगर हम डिक्शनरी का मीनिंग का थ्रू से इन्वेस्टिंग को देखें तो इन्वेस्टिंग एक एक्ट है जिसमें हम अपना एफर्ट्स, हमारा एनर्जी, हमारा टाइम, इन सभी चीज़ों को लगाते किसी भी एक ऐसा काम के लिए जिससे हमें कोई फाइनेंशियल गेन हो या फिर हमें वहाँ से प्रॉफिट्स मिले। और अगर आज हम डिसाइड करें कि हाँ हमें इन्वेस्टिंग करना है तो इसका सोर्सेज क्या है। ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न इन दोनों मिला के दो सोर्सेज होंगे हमारे पास में। एक हो गए फिजिकल एसेट्स, आप रियल एस्टेट में बाई कर सकते हो, आप कहीं किसी भी जगह का लैंड को बाई करके रख सकते, जिसका टाइम का साथ में उसका वैल्यू इंक्रीज होगा और जब इंक्रीज होगा तो हम उसको सेल करेंगे, यहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड हो गया गोल्ड, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ज़्यादातर लोग जब भी एक्सेस मनी आता था हाथ में तो लोग गोल्ड को बाई करके रखते थे क्योंकि एक सिक्योरिटी है, किसी भी इमरजेंसी के टाइम में हम इसको बेच सकते हैं और मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तो सेकंड सोर्सेस हो गया फाइनेंशियल एसेट्स जो न्यूली डेवलप्ड हुआ, जिसमें से एक कॉमन था कि एफडी कर लो, क्योंकि एफडी में क्या होता है कि आप बैंक का पास में पैसा रख लो, आपको फिक्स टाइम के लिए रख लो, वहाँ में फिक्स सर्टेन अमाउंट आपको हर साल में मिल जाता था। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग करते थे, कुछ लोग इंश्योरेंस में भी पैसा लगाते थे, पेंशन में लगाते, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, डिवेंचर में कर सकते हैं और रिसेंटली एक ट्रेंड और एक आया जो हो गया म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सभी हो गया मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का जो सोर्सेस। एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता क्यों है? इन्वेस्टमेंट करने का दो तीन रीज़न ये है कि आज जो पैसा है वो कल को मेरा गेन हो। आज जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, आज जो मैं पैसा मेरा पास में है, हो सकता है मैं इसको खर्चा कर लूँ, जिसके कारण मैं किसी ऐसा चीज़ में लगा कर रख लूँ जो टाइम के साथ में इवॉल्व होता रहे, जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करते हैं। और हर एक इन्वेस्टर का माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करे और साथ में एक अच्छा सा रिटर्न दे। तो ये चीज़ एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट हमारा दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी देखते हैं कि जितना भी सोर्सेज अभी हमने देखा, इन सभी सोर्सेज का जो 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स का परफॉर्मेंस क्या है। फर्स्ट आ गया आपका गोल्ड का जो एवरेज CAGR है वो हो गया 7.5%। नंबर 2 हो गया रियल एस्टेट, जिसका 11.2, फिक्स डिपॉजिट का 5.90, स्टॉक्स का 19%, म्यूचुअल फंड का 9.5। तो इनमें से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसने CAGR प्रोवाइड किया वो हो गया स्टॉक्स। और स्टॉक्स का जो CAGR है 19%, ये बहुत ही मिनिमल है। लेकिन मान लेते कि 10 साल का अंदर में 5 इयर्स मार्केट का पोटेंशियल बहुत अच्छा था, मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छा था, मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन और 5 इयर्स मार्केट जिस तरह कोरोना का टाइम आ गया या फिर इस तरह का कुछ आ गया, सो ऑन एन एवरेज अगर फिर भी हम पकड़ते तो CAGR अगर अच्छा स्टॉक्स का जो मैच्योर्ड स्टॉक है उसका भी CAGR 70% से भी ज़्यादा है। लेकिन मान लेते हैं 19% CAGR, ये भी एक बहुत ही अच्छा है। जो ओवरऑल मार्केट को अच्छा कंपनी और बुरा कंपनी परफॉर्मेंस को अगर हम मिला लेते हैं उसका भी CAGR आता है 19%। तो जितना भी सोर्सेस है, इन सभी सोर्सेस से सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सोर्सेस से रिटर्न मिला तो यह हो गया स्टॉक्स।
सो ये जो इन्वेस्टमेंट हो गया स्टॉक्स में, इक्विटी में, इसका बिगिनिंग कहाँ से हुआ? इसका बिगिनिंग हुआ है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के जो कंपनी था जो इंडिया में आया और उस टाइम का सबसे बड़ा कंपनी था, उस कंपनी से शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर का। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी था ये अलग अलग कंट्री को जाकर एक्सप्लॉयट करता था, और जब भी वो किसी कंट्री में जाते थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो वो लोग क्या करते थे कि ट्रैवलिंग में जो शिप से ये लोग जाते थे, तो शिप्स को जाने के लिए जो खर्चा होता था, तो ये खर्चा उठाने के लिए ये लोगों से फंडिंग लेते थे कि हम इसी कंट्री में जा रहे हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, अगर वहाँ में जाकर कुछ अच्छा रिसोर्सेस मिल जाए तो हम इसको यहाँ में लाएंगे, बेचेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देते थे कि वो लोग अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करे कोई एक कंट्री में जाने के लिए, और वहाँ जाकर जो रिसोर्सेज मिलता था वो वहाँ से उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे और वो अपने कंट्री में लाकर उसको बेचते थे। तो इससे जो प्रॉफिट होता था उन्हीं लोगों से शेयर किया जाता था जिन्होंने इस शिप्स का जर्नी में एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दिया था। नंबर 2 क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम करंट इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे तो 5% एवरी ईयर आपका जो 100 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, जिसी को कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो सेक्टर टू सेक्टर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5% 6% इस तरह चल रहा है, जो बैलेंसिंग होता है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन 4% से नीचे नहीं आ रहा है। थर्ड हो गया पैसिव इनकम की एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहां में मुझे एफर्ट नहीं लगाना है, बस एक टाइम में एफर्ट लगाना है, वहां में पैसा इन्वेस्ट कर देना है और टाइम का साथ में वो इंक्रीज होता रहे, जो स्टॉक्स में अप्लाई होता है। जैसे कि हमने देखा था कि CAGR ऑफ लास्ट 10 ईयर्स था 19%, सबसे ज़्यादा स्टॉक्स का ही आया। थर्ड होगा इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी क्या हुआ, प्रीवियसली लोग गोल्ड को बाई करके रखते थे ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, पैसा का नीड है, तो हम जल्दी से जाकर गोल्ड को सेल कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। बट क्या हुआ, स्टॉक्स जब आया तब लोगों ने देखा कि गोल्ड से और भी ज़्यादा अच्छा है स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, और अगर इन केस अगर हमें नीड भी हुआ फंड का, तो अगर आज का डेट में मेरा पास में स्टॉक्स है महिंद्रा का, तो मैं उसी को आज सेल कर लूँ तो कल को मेरा अकाउंट में पैसा आ सकता है। सो इसका लिक्विडिटी भी बहुत इजी है। इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप जल्दी से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में जो है कि समटाइम इट इज़ बेटर टू बाई देन मेकिंग इट, क्योंकि आजकल इंडिया में ज़्यादातर यूथ यही चाह रहे हैं कि खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि मशीनरी लेना पड़ेगा, प्लांट का डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, उस तरह का बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का इनिशिएटिव लेना। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड कंपनी है जो इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। सो कोई कंपनी बनाने से अच्छा है जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसी में फंड हम इन्वेस्ट करते हैं। बस एक जो कुछ पॉइंट था जिसके कारण ये बिगिनिंग हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, एक हाइप आया, और जिसका अभी बहुत बाकी है। इंडियन मार्केट को बहुत आगे जाना है, जिसके लिए बोलते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर स्लिप, और इंडियन मार्केट का अंदर में बहुत पोटेंशियल है और इंडियन मार्केट बहुत आगे जाने को बाकी है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टॉक मार्केट कहाँ से बिगिनिंग हुआ, किस तरह से इन्वेस्टिंग हुआ, क्यों बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट का लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, ज़्यादातर स्मार्ट पीपल को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और पहले भी किया था। उन सभी स्मार्ट पीपल में से एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा था कि इसी कॉन्सेप्ट को कहा था कि 8th वंडर, अगर दुनिया में 7 वंडर है और अगर 8 है तो ये है जिसको कहा जाता है कि कंपाउंडिंग। और उन्होंने इसका बारे में ये कहा था कि ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। जो समझ गया वो उसी से पैसा कमा रहा है, जो नहीं समझा वो पैसा दे रहा है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यूसुफ नाम का एक इंसान है जो स्टॉक मार्केट में एवरी मंथ 5000 इन्वेस्ट करते हैं टिल 30 ईयर्स। सो देखते हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स उनका क्या आता है रिटर्न, जिसको कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब यूसुफ फर्स्ट ईयर को इन्वेस्ट किए 5000 करके 12 मंथ तक, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000, जिसका ईयरली रिटर्न उनको 65,106 मिला।
सो अगर यूसुफ उस तरह 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 3 लाख और उनका प्रॉफिट मिला 4,48,000 जो उनका ग्रैंड टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और यही प्रोसेस अगर वो कंटिन्यू रखते 10 ईयर तक तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 6 लाख और उनका रिटर्न आ गया 13 लाख जो 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है उनको। 15th ईयर में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 9 लाख और उनको रिटर्न मिलता है 33 लाख। सोचिए 33 लाख इक्वल लाइक 350% मिल गया उनको। तो 20th ईयर में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 12 लाख उनका रिटर्न होगा 75,79,775। अगर वही चीज़ वो कंटिन्यू रखते हैं टिल 30 ईयर तक तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है ओनली 18 लाख और उनका रिटर्न आता है 3.5 करोड़। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंपाउंडिंग। और इसका CAGR जो हमने पकड़ा ये बस 15% है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको एक डेटा शो किया था जो प्रीवियस 10 ईयर्स का अंदर में कोरोना आया, मार्केट का वोलेटिलिटी इतना अच्छा नहीं था, इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड था। और जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रॉम 2023 इंडियन मार्केट को लोग समझने लगे हैं, इंडियन मार्केट का पोटेंशियल को देखने लगे हैं और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। सो प्रीवियस जो 10 ईयर्स जिसमें बहुत ही ख़राब फेज था, मार्केट का इतना स्ट्रेंथ नहीं था, वहाँ में अगर CAGR 19% मिल रहा है, यहाँ में हमने अप्रॉक्स 15% पकड़ा ताकि हम कम से कम चीज़ से कैलकुलेट करके देख सकते कि ऑन एन एवरेज अगर 15% भी मिलता है तब भी कितना होता है। तो अगर बस यूसुफ 5,000 करके 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न उनको मिलता है 3.5 करोड़। ओल्ड होने से पहले उनका अकाउंट में 3.5 करोड़ रह सकता है। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को कहा था कि 8th वंडर। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE में मोर देन 2200 स्टॉक्स आर लिस्टेड। बहुत सारे स्टॉक्स और भी है जो ऑलरेडी डीलिस्टेड हो गए, लेकिन ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए 2200 करंटली स्टॉक्स लिस्टेड है। और एवरी डे नए नए IPO आता रहता है और फिनशा यही कोशिश कर रहा है कि जो बेस्ट IPO भी लॉन्च होगा उसका भी ओवरव्यू हम आपको अपडेट करें। उसी तरह अगर 5 एग्जांपल्स लेते हैं, 5 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ऐसा बस 5 ले रहे हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। उनमें से एक स्टॉक्स हो गया आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 2002 में उसका प्राइस था 10.5 रुपया 10.50 रुपीज़ एंड 2024 में इसका प्राइस है 1925, जिसका अगर ग्रोथ परसेंटेज हम देखेंगे तो 14,370%। उसी तरह हो गया बोल्टस जो 2002 में आया था जिसका प्राइस था 5 रुपीज़ और आज का दिन में इसका प्राइस है 1099 अप्रॉक्स 1100, जिसका ग्रोथ रेशियो है 19,770%। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का बारे में बात करते हैं, टाइटन कंपनी, जिसका शेयर प्राइस 2002 में था ओनली 3 रुपीज़। आज का दिन में इस स्टॉक का प्राइस है 3800, जिसका ग्रोथ है 97,171। उस तरह ब्रिटानिया हम सबको पता है 52 रुपीज़ था 2002 में। विदिन 20 ईयर्स जितना भी स्टॉक्स हमने यहाँ में चूज़ किया ये सभी स्टॉक्स 20 से 22 साल का अंदर पीरियड ही हम शो कर रहे हैं। यूसुफ का केस में हमने 30 ईयर्स तक कैलकुलेट किया था, बट यहाँ में जो हमने स्टॉक्स चुना ये सब बस 20 से 22 साल का अंदर में इतना ग्रोथ की कि 52 रुपीज़ से आज 4011 है ब्रिटानिया का स्टॉक प्राइस, जिसका ग्रोथ रेट है 9547। लास्ट में था एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर डीवीस लेबोरेटरी, जिसका प्राइस था 2003 में था 25 रुपीज़। आज का दिन में इसका प्राइस है 3445 रुपीज़, जिसका ग्रोथ रेशियो है 43,356। सो ये हो गया पावर्स ऑफ कंपाउंडिंग। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि इस तरह का जो बेस्ट स्टॉक्स मार्केट में लॉन्च हो वो आप तक हम पहुँचाए और उस तरह का हम डिटर्मिन का साथ में रिसर्च करेंगे। और मुझे ये कॉन्फिडेंट भी है फिनशा इस तरह का रिसर्च आपको अपडेट करेगा और जिससे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी में भी बहुत हेल्प हो। सो एज ए इन्वेस्टर कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उनमें से एक रूल्स ये कि इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट रेगुलरली, हर महीने, हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ में, हर ईयरली हमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। और सबसे बेस्ट यही है कि स्मॉल फंड भी करिए लेकिन एवरी
मंथ करिए। इस तरह हमने एक एग्जांपल दिया था, बस 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट एक टाइम में जाकर 3.5 करोड़ बन गया। और थर्ड जो पॉइंट है ये होगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम कंपाउंडिंग का पावर को देखने के लिए हमें एटलीस्ट कंपाउंडिंग को 15 to 20 ईयर्स देना पड़ेगा, जिसका बाद में इस कंपाउंडिंग का जो ओंडर है ये सामने में आता है। और लास्ट कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ मिथ्स है अबाउट स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको बहुत सारे फंड को डिप्लॉय करना पड़ेगा, बहुत सारे फंड को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो ज़रा गलत है। जिसका थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल हमने शो किया था आपको यूसुफ का थ्रू कि 5000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एवरी मंथ। और आज का डेट में हम सभी का पास में इतना तो अमाउंट है, अगर उससे भी कम है तो वो भी हम कर सकते हैं। नंबर 2 जो सबसे फेमस है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये भी एक मिथ्स है। स्टॉक मार्केट इट्स ए गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स ए गेम ऑफ डेटा, इट्स ए गेम ऑफ रिसर्च, इट्स ए गेम ऑफ एनालिसिस, इट्स ए गेम ऑफ प्रेडिक्शन। ये गैम्बलिंग नहीं है। थर्ड हो गया स्टॉक मार्केट इज़ फुल ऑफ मैनिपुलेशन। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फुल ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन का कंट्रोल करने के लिए सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह इंडियन बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई मेंटेन करता है, आरबीआई हमें जो करेंसी प्रिंट करके देता है हम उसी को तो रियल करेंसी मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि एक बस कागज़ का टुकड़ा है तो वो गलत है। उसी तरह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को रखा, जो टाइम टू टाइम मार्केट को वेरीफाई करता है, हर एक कंपनी को ऊपर में क्वेश्चन लायबल करता है, हर एक कंपनी को रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है, एवरीथिंग सभी रेगुलेटेड है। सो ये स्टॉक मार्केट कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि निफ्टी 50 का टोटल वैल्यूएशन 2024 में 4.9 ट्रिलियन, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा मार्केट को कोई मैनिपुलेट कर सकता है कि। और नंबर 4 ये है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज़ हराम। सिंपली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हराम हलाल ये स्टॉक्स का ऊपर में डिपेंड हो। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। और इस सेमिनार का लास्ट में हमने QA सेशन भी रखा। अगर आपका माइंड में अभी कोई भी क्वेश्चंस है तो इस सेमिनार का लास्ट में जो Q&A सेशन होगा आप वहाँ में हमें पूछ सकते हैं और हम इसका आंसर भी देंगे। और अभी जो भी आपका क्वेश्चन है आप बस कमेंट कर दीजिए, हम लास्ट में इन सभी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much, Dilraj Ahmed, for delivering a wonderful presentation along with the detailed description of the stock market. Thank you so much. और मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको समझ में आया होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है। Now I am inviting Abdulaziz Saab to come and deliver how to use Fincha, a web or Android platform, and to make halal portfolio. अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल अज़ीज़ फिनशा की ये लॉन्च इवेंट पे आप लोगों को दिल से वेलकम करता हूँ। इस सेशन में हम फिनशा के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट पे हलाल वे में इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। स्टॉक मार्केट पे हलाल वे में इन्वेस्ट करने के लिए हमें मेनली 3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट जो आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स वगैरह। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इस्लामिक शरिया के हिसाब से परमिसिबल है, यानी कौन सी स्टॉक हलाल है और कौन सी नॉन हलाल, ये पता करना पड़ेगा। और किसी भी स्टॉक या कंपनी को हलाल होने के लिए ये 2 तरह के एनालिसिस करना पड़ता है। उसकी बिज़नेस हलाल होना चाहिए और उस बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशंस इस्लामिक गाइडलाइंस की लिमिट के अंदर होना चाहिए। और तीसरा, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको जितना इनकम जनरेट हुआ होगा उस इनकम का एक छोटा सा हिस्सा नॉन हलाल इनकम होता है, यानी आपकी डिविडेंड और कैपिटल गेन ये दोनों तरह की इनकम की एक छोटा सा पार्ट नॉन हलाल इनकम होगा जो कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट जैसा नॉन हलाल इनकम से मिला होगा। वो इनकम आपके लिए भी नॉन हलाल होगा और उसको आपको चैरिटी करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट पे हलाल वे में इन्वेस्ट करने की ये प्रोसेस सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हलाल वे में इन्वेस्ट करने की इस सफ़र में आप ये सभी एनालिसिस फिनशा के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा।
तो चलिए फिनशा के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। फिनशा की डेटाबेस ने इंडिया की सभी लिस्टेड कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन शामिल है, जिनमें हलाल या नॉन हलाल स्टेटस के साथ 5000 से ज़्यादा कंपनीज़ की लिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अपकमिंग IPO और उनकी हलाल स्टेटस भी आप जान सकते हैं। साथ ही साथ कंपनीज़ की रिलेवेंट न्यूज़ भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ लाइव अपडेट होता है। इसके अलावा जल्दी हमारा AI/ML मॉडल की बेस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं, जो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल भी होगा। और ये सभी फीचर्स आप हमारा वेबसाइट finsha.in पर विज़िट करके देख सकते हैं। और हमारा एंड्रॉयड और iOS ऐप भी जल्दी अवेलेबल होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप हमारा प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट और ऐप को अपनी हलाल इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फिनशा की मोबाइल ऐप पे विज़िट करते हैं तो आपको फिनशा की मोबाइल ऐप की इस तरह की इंटरफेस दिखेगा। इसी तरह आप फिनशा की वेबसाइट पे भी विज़िट करके ये सभी फीचर्स की एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर किसी कंपनी को सर्च करते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पे एशियन पेंट्स को सर्च करते हैं, तो आप एशियन पेंट्स की हर एक डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस बटन पे क्लिक करके इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इस कंपनी की फर्दर फ्यूचर में रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह आपको हर एक कंपनी की बिज़नेस मॉडल दिखेगा, जैसे आप एशियन पेंट्स के बारे में देख सकते हैं। इसी तरह आप इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी की डिटेल्स यहाँ से जाकर देख सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स की बिज़नेस मॉडल क्या है, एशियन पेंट्स की बिज़नेस की फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, और इस कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट करना हलाल होगा या नॉन हलाल होगा। इसी तरह इस कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स को भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो शरिया कंप्लायंस स्टेटस हलाल है या नॉन हलाल, इसको और भी डिटेल्स में देख सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। और इस पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि एशियन पेंट्स की बिज़नेस परमिसिबल कैटेगरी में फॉल करता है। और इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्क्रीनिंग की 3 मेन स्टेटस को यहाँ से आप देख सकते हैं। कंपनी की नॉन हलाल इनकम टू टोटल इनकम कितना % है, इसके अलावा कंपनी की टोटल लोन टू एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और एंड में कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट टू एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल के लिए अगर आप एशियन पेंट्स कंपनी की शेयर को बहुत पहले ख़रीदे होंगे और अगर आप करंटली उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी में कितना नॉन हलाल इनकम है, कितना अमाउंट को आपको चैरिटी करना है ताकि आपका पूरा इनकम प्यूरीफाई हो जाए, पूरा इनकम हलाल हो जाए। जैसे कि लास्ट सेशन में मुफ्ती साहब बताए थे कि कंपनी की 5% के अंदर जितना नॉन हलाल इनकम होगा वो इनकम आपके लिए भी नॉन हलाल होगा और उस पोर्शन की इनकम को आपको चैरिटी करना होगा ताकि आपकी बाकी इनकम प्यूरीफाई और हलाल हो जाए। वो चीज़ अगर देखना है किसी भी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम एशियन पेंट्स ले रहे हैं, तो आप उस कंपनी को अपना पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके अगर आप एशियन पेंट्स कंपनी को सर्च करेंगे तो आपको एशियन पेंट्स कंपनी दिख जाएगा। और इसमें जैसे अभी कंपनी की करंट प्राइस लगभग 2900 के आसपास चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 15 साल पहले इस कंपनी के शेयर को ख़रीदा है, तो 15 साल पहले की एशियन पेंट्स कंपनी के शेयर की प्राइस था लगभग 100 रुपीज़। अगर आपने 1000 नंबर ऑफ़ शेयर्स ख़रीद लिए, मतलब आपने 1 लाख शेयर ख़रीदा है और आप उसका टारगेट प्राइस रख रहे थे 50% और स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 10%। ये टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा वेबसाइट पे या ऐप पे आपको इस तरह काम आएगा कि जितना आपका टारगेट होगा उस टारगेट रीच होने पे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका इस स्टॉक टारगेट रीच कर लिया। आप उसको फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेचना है या और भी होल्ड करना है। या फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट कर गया, मतलब स्टॉक प्राइस नीचे चला गया आप बाई करने के बाद, तो उसमें उतना नीचे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि इस स्टॉक की प्राइस नीचे चला गया, आप इस पर फर्दर सोचिए आपको सेल करना है या और भी होल्ड करना है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर हम इस तरह से डिटेल के साथ अगर हम ऐड करते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो देख सकते हैं आप एशियन पेंट्स कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। और इस कंपनी को आपने 100 रुपीज़ पे ख़रीदा है 15 साल पहले। अभी करंटली इसका प्राइस है 2900 के आसपास। तो 1000 क्वांटिटी आपने ख़रीदा है, तो इसमें आपका लगभग 1 लाख रुपीज़ आपका 28 लाख रुपीज़ बन गया है ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं तो
तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 28 लाख आपका प्रॉफिट है और ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। और आपकी पोर्टफोलियो में से एशियन पेंट्स कंपनी की 50% शेयर यानी 500 शेयर अगर आप सेल करते हैं तो आपको 28 लाख में से लगभग 14 लाख रुपीस आपकी रियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी 14 लाख में से लगभग 3600 रुपीज़ आपकी नॉन हलाल इनकम बनता है और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उनमें से भी 3600 के आसपास नॉन हलाल इनकम होगा। तो ये इनकम चैरिटी कर देने से आपको पूरा इनकम प्यूरीफाई हो जाएगा। ये इनकम आप कितने भी शेयर है उन सभी शेयर्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप किसी और कंपनी की सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके और भी कंपनीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा www.finsha.in इसमें भी आप ये सभी चीज़ें वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा वेबसाइट पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, जितना भी कंपनीज़ को हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे वो सब कंपनीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। उनका कंपनीज़ का स्टेटस क्या है, हलाल है या नहीं है, चेंजेस कुछ आया है उनमें, वो सभी चीज़ें और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन भी हम साथ में देख सकते हैं कंपनी की। इसी तरह हमारा और एक इम्पोर्टेंट पेज है वो फिनव्यू, और एंड्रॉयड आप वेब पे यहाँ पे आप फिनव्यू देख सकते हैं। फिनव्यू में मेनली 3 टैब है आपको। एक है सबसे पहले मार्केट व्यू, मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है, मार्केट में क्या कंडीशन है, कुछ फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, वो सब चीज़ें आप मार्केट व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा कमिंग IPOs क्या है, कौन कौन सी कंपनीज अपना IPOs लेके आ रही है, वो चीज़ आप IPO व्यू में क्लिक करके देख सकते हैं। बीच में हमारा रिसर्च व्यू है। रिसर्च व्यू में आप का हमारा एक्सपर्ट की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट बनाया गया होगा उस रिसर्च रिपोर्ट को आप रिसर्च व्यू में देख सकते हैं और इसकी बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है एज ए लॉन्च ऑफर हमारा अप टू 30 अप्रैल तक ये फ्री रहेगा। हमारा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम सर्विसेज है, वो अप टू पूरा ये अप्रैल महीना फ्री रहेगा। इसमें स्टॉक आइडियाज़ भी हम देंगे, हमारा रिकमेंडेशन भी रहेगा और रिसर्च रिपोर्ट भी सर्विसेज है वो सभी इसमें शामिल है। इसके अलावा हलाल नॉन हलाल जो मसाइल है वो और जो भी चीज़ें आपको एज ए इन्वेस्टर आपको देखने की ज़रूरत है वो सब चीज़ें लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। वो हमारा प्रीमियम सर्विसेज में नहीं है, वो सब के लिए ओपन है, फ्री रहेगा। और इस तरह और बहुत सारी फ़ीचर्स हमारी ऐप पे है। और प्रीमियम सर्विसेज में से हमारा यहाँ पे स्टॉक आइडिया है। आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐड कर सकते हैं और उसकी बेस पे आपको कितने अमाउंट कितने क्वांटिटी में किस शेयर को बाई करना है, कब तक बाई करना है, किस टाइम सेल करना है, हर एक डिटेल्स हम आपकी व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहेंगे और आप उस बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना बाई एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हमारा प्लेटफॉर्म, ऐप और वेब पे अवेलेबल है जिसको आप अपनी हलाल इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की सेशन में हम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। इंशाल्लाह हम बाकी सभी फीचर्स को और भी जान सकेंगे नेक्स्ट हमारे फ्यूचर अपडेट्स में। आज के लिए बस इतना। आप लोग सब लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much, Abdul Aziz Saab, for delivering a wonderful context with a proper hands-on demo. Now, सारे session almost हमारी तरफ से हो गए हैं. Now the fourth session is up to you for the participants. So please type your comments as per your requirement, as per your query, and we are trying to address as more as possible in this time constraint. सो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, हसन भाई हैं, इनका एक सवाल आया हुआ है कि क्या फिंशा इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट यानी शुकूक के बारे में बताता है और ये शरिया कंप्लायंस है या नहीं। ये पहला सवाल है हसन भाई का। और दूसरा सवाल आयोटा इंडिया जो चैनल है उसकी तरफ से है कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या नहीं। ये 2 सवाल आए हैं मुफ्ती साहब। ओवर टू यू।
मुफ्ती साहब का माइक माइक शायद बंद है, आप ऑडिबल नहीं है मुफ्ती साहब। सब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई आवाज बराबर है? जी जी मुफ्ती साहब, बेहतर है। अच्छा जी, सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया है, फिर से जरा बतलाइए। जी जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल हसन भाई की तरफ से है। वो कह रहे हैं, क्या फिंशा इंटरेस्ट बियरिंग डेप्थ यानी शुकुक के बारे में बताता है, और अगर हाँ तो ये शरिया कंप्लाइंस है या नहीं। सुकूक के बारे में अभी कुछ फाइनल नहीं किया है। सुकूक के बारे में टीम हमारी इस सिलसिले में बैठकर गौर व फिक्र करेगी, उसके बाद इंशाल्लाह उसको फाइनल किया जाएगा। ओके। दूसरा सवाल आयोटा इंडिया की तरफ से मुफ्ती साहब ये पूछ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या नहीं। जी, फिर से सवाल कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट को देखते हुए शॉर्ट हम्म। टर्म इन्वेस्टमेंट करना हलाल है या नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यस सर। जी मुफ्ती साहब। अगर हलाल प्रोडक्ट में किया जा रहा है, हलाल वे पर किया जा रहा है, तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए आप करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। जी जी, ये दो सवाल थे मुफ्ती साहब जो अभी तक आए हैं। जी। अजीज साहब, आप हैं। जी हाँ। जी जी, फरमाइए। जी, आपके लिए एक ये सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीशा रेटिंग। जी, एक्चुअली हमारा जो फिंशा का रेटिंग है वो शरिया कंप्लायंट स्टेटस की बेस पर है। जितना कंपनी शरिया कंप्लायंट की करीब होगी, जितना ज़्यादा शरिया कंप्लायंट होगी, उतना रेटिंग अच्छा रहेगा, 5 स्टार के आसपास, 5 स्टार रहेगा ये। और जितना रेटिंग कंपनी मतलब शरिया कंप्लायंट की दूर होगी, उतना रेटिंग्स कम होगा। जी। ओके। एक दूसरा सवाल ये आया हुआ है कि क्या नाम है कि आपने कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के लिए किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया है, कैसे बिलीव करते हैं दैट वी आर मनी इन योर सेफ हैंड। हमारा इस सिलसिले में हमारा जो है सेबी रजिस्टर्ड है। हम सेबी का जिस तरह रेगुलेशंस है, उस रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लीगली काम को करेंगे। पहले भी हमारा साथ मतलब सीए का टीम है इसको सब कुछ देखने के लिए, और सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से हमें हर हर साल इसका ऑडिट कराना है, अपना सब कुछ कंप्लायंसेस वगैरह इसको एज पर सेबी गाइडलाइन ऑडिट कराना है। तो वो हम सभी की जिस तरह गाइडलाइंस है उस तरह हम अपने काम को करेंगे। उसमें हम पहले भी उस तरह किए हैं, और हम हमेशा उसको हम प्रायोरिटी रखेंगे कि सभी की गाइडलाइंस में रहते हुए हम अपने काम को पूरा किए। उसमें कुछ हमारा तरफ से पूरा हमारा हमारा तरफ से वो कंप्लाइंट होने की कोशिश करेंगे हम। बहुत बेहतर है। मोहम्मद फैसल साहब का सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हलाल रेटिंग फॉर द स्टॉक और द फीचर वेबसाइट। हलाल रेटिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि आप जितना रेटिंग, जैसे 5 स्टार अगर रेटिंग हुआ, तो उस स्टॉक को आप इजीली चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक अगर रेटिंग कम धीरे धीरे होगा, अगर शेयर कंप्लान उसका कम भी हुआ, तो उसमें क्योंकि इतना जल्दी 1-2 साल में या 5 साल में पूरा रेटिंग कम नहीं हो, डाउन नहीं होगा। अगर लोन कंपनी ने बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बेस्ड लोन बढ़ा दिया, तो वो धीरे धीरे बढ़ाएगी। तो इसलिए हमारा जो 5 स्टार का मतलब है लोन बिल्कुल जीरो के आसपास है, या मतलब लोन इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी जीरो के आसपास है, या जो मतलब 5% का जो लिमिट है वो 5% नहीं 0% के आसपास होगा, इसीलिए 5 स्टार मिला होगा। तो वो जो है, अगर ज़्यादा रेटिंग वाला स्टॉक को हम चूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा दिन तक हमें उम्मीद है कि वो नॉन हलाल में जाने का चांसेस बहुत कम होगा। जी, होप दिस आंसर। ओके। डॉक्टर तौसीफ अनवर साहब का सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईपीओ एंड शेयर, एंड किस में रिस्क कम होता है। जनरली इन जनरल अगर हम बात करें आईपीओस में, क्योंकि कंपनीज नया नया मार्केट में आने आ रही है, कंपनीज पब्लिक से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करती है, इसीलिए उसमें क्योंकि कंपनीज क्योंकि अपने शेयर्स को होती है उस टाइम मार्केट में, तो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से मैक्सिमम फंड कलेक्ट करें लोगों से। तो इसलिए और मार्केट में जब कंपनीज आ जाती है, तो क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो भी एनालिस्ट है, वो लोग एनालाइज करते हैं और स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस टाइम मार्केट में आने के बाद बहुत सारी कंपनीज को आप देखे होंगे, जैसे कि पेटीएम या इस तरह के जो
आईपीओ से, वो मार्केट में आने के बाद उसके प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट लोग बाद में एनालाइज करते हैं, और प्राइस जो मार्केट में होता है ना, शो होता है, वो क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट या बड़े बड़े प्लेयर्स की ओपिनियन की बेस पर प्राइस डिसाइड होता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अच्छा राय नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जब एप्पल कंपनी आ जाती है तो उसका फेयर वैल्यू पता चलता है कि एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, और फिर एक अंदाजातन वहाँ पे पता चल जाता है कि कंपनी कितना अच्छा है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कंपनी जैसे बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, चाहते हैं अच्छे कंपनीज प्लेयर होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम पैसा इन्वेस्टर से हम नहीं लेंगे, पब्लिक से नहीं लेंगे, इसलिए वो लोग थोड़ा कम प्राइस में रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं टाटा की आईपीओ रिसेंटली आया था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन वो लोग प्राइस कम रखे थे, इसलिए प्राइस लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छा खासा प्राइस ऊपर चला गया था। तो लेकिन बेहतर ये नहीं है, क्योंकि हमारा ये इसमें इन्वेस्ट करना, हमें हमारे लिए बेहतर ये है कि हम नॉर्मली स्टॉक को इन्वेस्ट करें, आईपीओस को इतना ज़्यादा हम फोकस ना करें। लेकिन आजकल लोग आईपीओस पर थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट्स में अगर हम खरीदेंगे तो वो वैल्यू, हमें एक ट्रेंड भी पता चलेगा कितना मार्केट इसका प्राइस दे रही है, पे करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से हमारा वो प्राइस सेलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल मुफ्ती साहब के लिए अभी आया है, मेहमान अनस साहब की तरफ से। मुफ्ती साहब, उन्होंने ये पूछा है कि किसी कंपनी की अगर जो नॉन हलाल इनकम 5% से कम है तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना जायज़ है या नहीं? नॉन हलाल इनकम 5% से कम है, जी। और जो है उसका सूदी कर्जा 33% के अंदर है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि जो आपके पास आपका इनकम आएगा उसमें से जितना परसेंट नॉन हलाल इनकम है, अंडर 5%, उतना आपको अपने माल में से निकाल कर सदका कर देना होगा। जी जी, एक दूसरा सवाल मुफ्ती साहब ये आया हुआ है कि अ, वो इस फिशा वेबसाइट पे वो सारी कंसिडरेशन, वो सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं कि जिसके थ्रू हम हलाल तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंशा पर वो जो पॉइंट्स है शरीयत के, उसके उसके बारे में वीडियो रखे जाएंगे उसकी वेबसाइट पर। इस वीडियो के जरिए से आप वो सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। जो शरीयत के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए शरीयत के ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उसके वीडियो रखे जाएंगे, वीडियो में आप मालूम कर सकते हैं। तो आई थिंक मुफ्ती साहब सारे सवालात के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। और जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल अजीज सर, आप कुछ बताएं क्या करें? आई थिंक इट्स अ गुड वेबिनार। कि आप माशाल्लाह कर रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा, मुझसे आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारा ज्वाइन किया, और हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट है उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम हमारा इस इवेंट को देखने के लिए आपने सर्च किया। सब कुछ और बोलना चाहेंगे आप? मैं अपने तमाम जुड़ने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज के इस वेबिनार में जुड़ने वाले लोगों का, और एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हलाल को प्रोवाइड करने की गरज से ये जो एक प्लेटफॉर्म हमने स्टेब्लिश करना चाहा है, इस प्लेटफॉर्म पर आना और दूसरों को लाना, ये हलाल को मार्केट में फैलाने का एक बहुत बड़ा जो नेक काम है उसका एक हिस्सा है। तो जो लोग आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, चाहे टीम के मेंबर हैं, चाहे गेस्ट है, इन सब से ये मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि हम्बल रिक्वेस्ट है, कि ये फिंशा का जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से मार्केट में हलाल को प्रोवाइड करने और फैलाने का जो एक सिस्टम बनाया है, इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी कमाई हलाल बनाने के लिए आप जरिए के तौर पर इस्तेमाल हो, यही पैगाम है। और इसी पैगाम के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क, एंड थैंक यू so much for Abdul Aziz and Bilaj Ahmed sir for giving the wonderful comments and wonderful presentation of the webinar. So I think we have covered all the topics and all the questions. So I think it's time to cover up and wrap up the webinar. And उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ बेहतर और कुछ नए चीज़ के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।